पिछले क्लास में हम लोग रेसिस्टिविटी देख रहे थे और जिनको समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से देख लीजिए। जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर भी एक मटेरियल ही है और कोई भी मटेरियल एटम से बना होता है और हर एटम में तीन कंपोनेंट होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम लोग या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो न्यूक्लियस से लूजली अटैच्ड होते हैं, मीन्स उनका और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। तो जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उस समय वो लोग एटम से बाहर आ सकते हैं। तो एटम से जब बाहर आ जाते हैं, कोई भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, मीन्स वो एटम पॉजिटिवली चार्ज होकर आयन बन जाएगा। तो यहाँ वही हुआ है, इस केस में आप लोग देख रहे हैं कि जो एटम है, एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं और जो एटम था उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो आयंस बन गए। तो यहाँ ये जो पूरा कंडक्टर का मैग्नीफाइड सेक्शन दिखाया जा रहा है, मीन्स ये आपका पतला वायर ही है, उसी वायर को मैग्नीफाई करके दिखाया जा रहा है, जूम करके। तो उसमें जो एटम्स थे वो पॉजिटिव आयंस बन गए और इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब क्या होता है, जैसे ही स्विच ऑन होता है तो सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा होता है, निगेटिव का पोटेंशियल कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। अब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये निगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ मूव करना चाहेंगे। मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, ठीक। तो यहाँ वाला एक इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, मीन्स कंपोजिशन हमेशा सेम ही रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा। समझ रहे ना, जैसा ये पतला वायर है वैसा ये भी वायर ही है। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो इसकी जगह को ये वाला बढ़ेगा, उसकी जगह पे दूसरा इसी तरफ फ्लो होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक आएगा, फिर यहाँ जो जगह खाली होगा उसको ये बढ़ेगा। मीन्स वो कंटिन्यूअस फ्लो होते रहता है, कहीं का भी कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। तो देखिए होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो बहुत सारे एटम्स होते हैं और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स या तो पॉजिटिव आयन से टकराएंगे या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी टकराएंगे। तो उनके बीच सक्सेसिव कोलिजन्स होते रहता है। कोलिजन का मतलब वही टक्कर, उनके बीच टक्कर होते रहता है। तो वो टक्कर जो होता है, तो टक्कर से क्या होता है, उनका मोशन डिस्टर्ब होता है। आप ही जैसे खाली रोड पे दौड़ेंगे या खाली रोड पे गाड़ी चलाएंगे या साइकिल चलाएंगे तो आराम से चलाएंगे और फास्ट चला सकते हैं, लेकिन वही एकदम बिजी रोड है तो वहां पे भीड़ में अगर आप चलेंगे तो टक्कर होता ही है, जिससे आपका मोशन डिस्टर्ब होता है। सेम यहाँ भी है कि इलेक्ट्रॉन्स का इतना भीड़ है और जब वो मोशन करते हैं तो अपने आप में टकराते हैं या पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, तो उनका मोशन डिस्टर्ब होता है और उनका फ्लो रुकता है। तो यही जो मटेरियल के अंदर का प्रॉपर्टी होता है, तो मटेरियल के अंदर का ही प्रॉपर्टी है कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव आयंस हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का मूवमेंट डिस्टर्ब होता है, तो यही प्रॉपर्टी रेसिस्टिविटी कहलाता है। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल या द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द मोशन ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। ठीक, अब हम लोग क्या देखे थे कि ये जो रेसिस्टिविटी है तीन चीज पर डिपेंड करता है। पहला तो लेंथ, सेकंड एरिया और थर्ड उसका मटेरियल मीडियम, जो कि क्या होगा, रो होगा। तो हम लोग कैसे निकाले थे, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, मींस जितना लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। फिर जितना मोटा वायर होगा मींस उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसके बाद इन दोनों को हम कंबाइन किया था तो R इक्वल टू एल बाई ए आया था, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया था
जो कि आया रो एल बाय, ये आ गया आर इक्वल टू रो एल बाय ए, जहां रो आपका रेसिस्टिविटी है और इस रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से दिखाते हैं। कल की क्लास में यही था। प्रिंस कुमार, आप अपना लाइट ऑन कीजिए और कॉपी किताब लेकर बैठिए। प्रिंस कुमार, अंधेरे में पढ़, आप कैसे पढ़ रहे हैं विदाउट लाइट? राक्षस वगैरह है तो बता दो। सभी वीडियो ऑन रखेंगे। देखिए आर इक्वल टू क्या होता है रो एल बाय ए, और रो इक्वल टू क्या होगा आर ए बाय एल। अब देखिए तो रो का यूनिट भी हम लोग निकाले थे। रो का यूनिट क्या हो जाएगा, आर का यूनिट होता है ओम, ए का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। आर का यूनिट क्या हो जाएगा ओम मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट होगा ओम मीटर। और फॉर ए गिवन मटेरियल मींस अगर कॉपर का हम लोग एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लेते हैं तो रेजिस्टेंस तो डिफरेंशिएट हो सकता है लेकिन उसका रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी है। जैसे एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं उसके फिर आएगा। दिया हुआ रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एट 26 ओम इज 26 ओम। एक रेजिस्टर है, उस रेजिस्टर का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम एट 20 डिग्री सी एट गिवन टेम्परेचर। इसीलिए दिया होता है, कल आपको बताया था कि जैसे टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी में चेंज हो सकता है। एंड डायमीटर ऑफ वायर डी दिया हुआ है 0.3 mm और हमसे रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन इसीलिए बता रहे हैं कि यहाँ जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से हमको एरिया निकालना रहता है। तो डायमीटर 3 mm है, सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा ये। अब देखिए हमको बोल रहा है रो निकालें, रेजिस्टिविटी क्या होगा। तो रो इक्वल टू क्या होता है आर ए बाय एल। तो आर तो आपका दिया हुआ है 26। अब बारी आया ए का। तो आपको दिखाया गया था कल कि जो वायर होता है, वायर हमेशा सिलिंड्रिकल होता है।
सिलिंड्रिकल होता है तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, उसका क्रॉस सेक्शन हमेशा सर्किल होगा। कल दिखा थे ना, जो वायर होता है ऐसे मार्कर की तरह ही होता है, सिलिंड्रिकल की तरह, और उसका जब क्रॉस सेक्शन हम लोग काटेंगे तो हमेशा एक सर्कल बनेगा। तो क्रॉस सेक्शन हमेशा सर्कल बनेगा, इसीलिए एरिया हमेशा हम लोग क्या लेंगे, या तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस दिया रहेगा, और डायमीटर अगर रहेगा तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, पाई बाय 4 डी स्क्वायर ले लेते हैं। पाई बाय 4, डी का वैल्यू है 0.3 10 टू द पावर -3, ये एरिया हो गया, नहीं सॉरी, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ठीक। और बाय लेंथ, तो लेंथ 1 दिया हुआ है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 1 से डिवाइड करेंगे तो। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 26 इंटू 22/7 इंटू 4, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.09 10 टू द पावर -6। इसका जो सॉल्व करेंगे तो रेसिस्टिविटी आ जाएगा आपका 1.84 टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। तो देख लिया आपने, मेन इस पे फोकस करना है, एरिया पे। रेजिस्टेंस और लेंथ तो सिंपल टर्म्स में दिया हुआ रहेगा, आपको हमेशा एरिया जो निकालना है वो एरिया सर्किल का निकालना है, क्योंकि जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जिस पे आपका रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, सॉरी जिस पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको हमेशा सर्कल लेना है। तो सर्कल का एरिया तो यही होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, या अगर रेडियस गिवन रहेगा तो पाई आर स्क्वायर। बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस व्हेन ए वायर इज कट इनटू हाफ कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। एक क्वेश्चन आया है कि रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो अभी नेक्स्ट का है, पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन कीजिएगा। ये वही है, जब अभी जो क्वेश्चन आया है कि उसका लेंथ अगर हाफ कर दिया जाए और वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अभी इस क्वेश्चन में एक दो स्टेप बाकी है, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप खुद से भी कर पाएंगे। पहले समझ लीजिए, आर रो इक्वल टू होता है आर ए बाय एल, रो इक्वल टू आर ए बाय एल होता है। अब क्या आपको बताया गया है कि एक गिवन मटेरियल के लिए रो हमेशा कांस्टेंट होता है, मींस जो कॉपर का रेजिस्टिविटी होगा वो तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा, उसका एक गिवन वैल्यू होता है, मींस कांस्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको यही बेसिक पकड़ना है कि R is constant for a given material। अब देखिए जो क्वेश्चन आपसे बनेगा, आपको क्या दिया रहेगा, एक ही मटेरियल के लिए दो केस दिया रहेगा, एक फर्स्ट मतलब इनिशियल स्टेट और दूसरा फाइनल स्टेट, ठीक। इसमें R1 जब आप निकालेंगे इनिशियल स्टेट में, क्या रो वन जो आप निकालेंगे इसमें आपको तीनों चीज गिवन रहेगा, R1 भी गिवन रहेगा, E1 भी गिवन रहेगा और L1 भी गिवन रहेगा। नेक्स्ट जब आप करेंगे R2 के लिए, तो इसमें आपको कोई दो चीज गिवन रहेगा और तीसरा चीज आपसे पूछा जाएगा। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे।
दो कंडीशन रहेगा, एक इनिशियल कंडीशन, अभी जो क्वेश्चन पूछा है लड़का उसमें भी दो कंडीशन है, एक में वायर फुल है, पूरा लेंथ है, और सेकेंड में क्या कर दिया गया है, उसको हाफ कर दिया गया है। ठीक, तो एक इनिशियल कंडीशन में पूरा लेंथ है, और जो फाइनल कंडीशन है उसमें लेंथ को काट दिया गया है, मतलब L/2 कर दिया गया है। तो दो कंडीशन आपको दिया होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा हाफ ही, कभी 1/4 कर देगा, कभी 1/3 कर देगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब पहले समझिए क्या होगा, इनिशियल कंडीशन में क्या क्या दिया हुआ है, ρ1, r1, a1, l1 तीनों चीज दिया हुआ है। सेकेंड में ρ2 की जगह आपको दिया हुआ r2 भी दिया हुआ रहेगा, a2 भी गिवन रहेगा, सिर्फ आपको नहीं क्या देगा, मान लीजिए L नहीं देगा, तो आपको L कैलकुलेट करना है। तो देखिए बुक में दूसरा मेथड है, हम आपको एकदम सिंपल मेथड बता रहे हैं। एक गिवन मटेरियल के लिए रो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मींस रो हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, r1 इक्वल टू, सॉरी ρ1 इक्वल टू ρ2 लिख सकते हैं कि क्यों है, क्योंकि ये दोनों मटेरियल सेम है, दोनों कॉपर का ही है या एल्यूमिनियम का ही है, किसी का भी। तो आप ρ1 इक्वल टू ρ2 लिख सकते हैं क्योंकि सेम मटेरियल का है। अब अगर ρ1 इक्वल टू ρ2 है तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं, r1 a1 बाय l1 इक्वल टू r2 a2 बाय l, ठीक लिख सकते हैं। अब आपको l का वैल्यू चाहिए, तो l के वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r1 a1 इंटू l हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में r1 इंटू a1 इंटू l इक्वल टू r2 इंटू a2 इंटू l1 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, हमको L का वैल्यू चाहिए, तो L इक्वल टू R2 A2 L1 बाय R1 A1 का नीचे आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, इससे आपका L का वैल्यू आ जाएगा। ये सारा वैल्यू गिवन रहेगा, R2 गिवन रहेगा, R1 गिवन रहेगा, A2 गिवन रहेगा, A1 गिवन रहेगा और L1 गिवन रहेगा, पांचों वैल्यू दिया हुआ रहेगा। आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका L का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन करने में आप कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर गिवन मटेरियल है तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, मींस ρ1 इक्वल टू ρ2 होगा। ρ1 का वैल्यू कितना है, r1 a1 बाय l1 और r2 a2 बाय, मान लीजिए l पूछा है, अब कोई और एक केस लेते हैं, इस केस में l दिया रहेगा, आपको a निकालना रहेगा। दो कंडीशन हमेशा दिया रहेगा, एक इनिशियल और एक फाइनल। देखिए पहला इनिशियल में को 1 ले लेते हैं, यहाँ दिया r1 a1 बाय l1। अब इनिशियल कंडीशन का भी पूछ सकता है कि इसमें सब कुछ दिया हो, a1 नहीं दिया हो और इधर सब कुछ दिया हो, मतलब टोटल कितना क्वांटिटी हो रहा है, ये देखिए इनिशियल में तीन तीन क्वांटिटी आ रहा है ना, r1 a1 l1, और फाइनल में भी तीन क्वांटिटी आएगा, r2 इक्वल टू ρ2 इक्वल टू r2 a2 और l2, तीन कंडीशन दिया हुआ है, तीन क्वांटिटी इसमें है, तीन क्वांटिटी इसमें है। अब छह क्वांटिटी टोटल है, इस छह क्वांटिटी में कोई एक क्वांटिटी मिसिंग रहेगा, ठीक। अब आप किसको मिसिंग लेना चाहते हैं, जिसको भी, मान लीजिए ए को ही हम लोग मिसिंग ले रहे हैं कि पांच क्वांटिटी दिया हुआ है और ए हमसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सेम मटेरियल का है तो दोनों सेम हो जाएगा, r1 a बाय l1 इक्वल टू, या a1 ही लिखेंगे, r2 a2 बाय l2। इसमें तो आपको सारा वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ कौन नहीं दिया हुआ है, a1, तो क्या करेंगे, r2 a2 इंटू
इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और R1 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे आपका क्या होगा, A1 का वैल्यू आ जाएगा। 6 क्वांटिटी है, 6 में से कोई 5 आपको गिवन रहेगा, आपको क्या करना है, छठा क्वांटिटी निकाल लेना है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है, एक चीज हमको क्या ध्यान देना है कि जैसे कोई वायर है, ठीक, इस वायर का लेंथ L है और डायमीटर D है। तो हम लोग अगर इसको स्ट्रेच करते हैं, इधर भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, अगर स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, ये जगह L प्लस डेल्टा L, डेल्टा L चेंज इन लेंथ है, लेंथ बढ़ेगा। लेकिन देखिए डायमीटर क्या होगा, घटेगा। स्ट्रेच अगर किसी चीज को करते हैं, कोई मोटा चीज ले लीजिए, उसको अगर आप खींचेंगे तो लेंथ तो बढ़ जाएगा, लेकिन डायमीटर वहां क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, D माइनस डेल्टा D, डायमीटर कम हो रहा है। ठीक, ये केस आपको समझ में आया कि अगर हम लोग किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, उसका लेंथ तो बढ़ जाएगा लेकिन डायमीटर कम होगा। या किसी चीज को कंप्रेस करेंगे, किसी चीज को कंप्रेस अगर हम करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होगा, उसका लेंथ घट जाएगा और डायमीटर बढ़ जाएगा। ऐसा होता है ना। D प्लस डेल्टा D, L माइनस डेल्टा L, यहाँ क्या हो गया, लेंथ घट गया और डायमीटर बढ़ गया है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि किसी भी गिवन मटेरियल का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अभी क्वेश्चन आया था कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, इसीलिए हम बताया कि अभी आपका एक दो स्टेप बाकी है, उसके बाद ये क्वेश्चन। अब देखिए वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम तो यही होगा, एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया इनटू लेंथ हमेशा कांस्टेंट होता है, मींस हम लोग लिख सकते हैं A1 L1 इक्वल टू A2 L2। ठीक, यहां तक आ गया आपको समझ में। अब अगर क्वेश्चन में बोलता है कि कोई वायर है, उसका लेंथ को हाफ किया जाता है और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो लेंथ अगर हाफ होगा और वॉल्यूम कांस्टेंट है, मींस आपका एरिया भी चेंज होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या मानते हैं कि जो एरिया है वो A है, लेंथ L है। सेकेंड कंडीशन में एरिया हमको पता नहीं है कितना है, A2, क्योंकि सिर्फ क्या बोला जा रहा है कि आपके लेंथ को क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, मींस A1 L1 इक्वल टू क्या होगा, A2 L2। तो फर्स्ट कंडीशन में एरिया A था और लेंथ L था। सेकंड कंडीशन में एरिया हमको पता नहीं है, मतलब A2 हमको निकालना है, और सेकंड कंडीशन का लेंथ हमको पता है, क्या हो गया है, उसको हाफ कर दिया गया है। तो A1 L1 इंटू A2 L2 कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, नया एरिया। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोच लीजिए, ये L और L कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, मींस एरिया क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू 2 है। मींस अगर लेंथ हाफ होता है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक, आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ लेंथ हाफ हो रहा है और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है तो आपका एरिया डबल हो जाएगा। A2 इक्वल टू कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। हमको पहले कंडीशन का लेंथ पता है L है, एरिया A है, और सेकंड कंडीशन का क्या पता है, लेंथ L/2 है और एरिया 2A है। ठीक,
अब पूछ रहा है इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। एक क्वेश्चन कोई बच्चा पूछा है, उसने पूछा है कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर किसी कंडक्टर के लेंथ को हाफ कर दिया गया है और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखा है। तो अगर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है मीन्स उसका एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेंथ अगर हाफ हुआ है तो उसको मेकअप कौन करेगा, उसका एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कोई भी चीज को अगर हम दबाएंगे, लेंथ कम करेंगे मीन्स उसको दबाएंगे तो उसका एरिया बढ़ेगा, उसका एरिया 2a हो गया। ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है। अब क्या बोला जा रहा है कि बताइए उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला R इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाय ए। R1 हो जाएगा ना आपका। R2 आपका क्या होगा, रो एल की जगह हम लोग क्या रखेंगे, एल बाय टू। R2 में क्या करेंगे, रो तो रहेगा ही, यहाँ क्या हो जाएगा एल बाय टू। और एरिया की जगह कितना रखेंगे, 2a, क्या कि नया एरिया कितना है, 2a। अब देखिए R2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 यानी 1/4 रो एल बाय, लिख सकते हैं 2 2 जो है 4, जो है 4 को बाहर निकालिए, यहाँ क्या बच गया, रो एल बाय ए। और रो एल बाय ए किसका वैल्यू है, R1 का, यानी R2 इक्वल टू 1/4 R1। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, आप आराम से बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4 ऑफ 80। मीन्स जो नया रेजिस्टेंस है वो पुराने रेजिस्टेंस का कितना हो गया, 1/4। किस कंडीशन में, जब उसका लेंथ को हाफ कर दिया गया है और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है। इसी तरह आपको बहुत सारा कंडीशन देगा कि अगर लेंथ को 1/4 कर दिया गया है तो नया रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एरिया को अगर डबल कर दिया गया है या एरिया को 4 टाइम्स कर दिया गया है तो नए रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस में होगा भी, आप लोग करेंगे। जैसे देखिए एक कंडीशन हम लोग लेते हैं कि एरिया को 4 टाइम्स कर दिया गया है। एरिया 4 टाइम्स कैसे होगा, जब मोटा होगा, यानी ये भी कंप्रेशन का ही केस है। एरिया को 4 टाइम्स कर दिया गया है तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इनिशियल कंडीशन एक लेते हैं और एक फाइनल कंडीशन। फाइनल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन का क्या है, L1 और A1, या L और A सिंपल ले लेते हैं। इनिशियल कंडीशन में लेंथ L था और एरिया A था। जो सेकंड कंडीशन है उसका एरिया तो दिया हुआ है कि 4 टाइम्स किया गया है, लेकिन लेंथ के बारे में कुछ पता नहीं है। तो लेंथ को हम लोग मान लेंगे L2 और एरिया क्या कर दिया गया है, 4a। एरिया को 4 टाइम्स कर दिया गया मींस एरिया फाइनल कंडीशन में क्या हो गया, 4a। तो देखिए एरिया और एरिया आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको निकालना L2। L2 क्या है, इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, मींस L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L/4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का एरिया अगर 4 टाइम्स कर दिया गया है और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, नया रेजिस्टेंस कैसा होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग वही किए, वॉल्यूम हमेशा कंजर्व होता है। वॉल्यूम का मतलब L1A1 इक्वल टू L2A2। तो पहला कंडीशन जो इनिशियल कंडीशन हम लोग लिए थे उसमें लेंथ L था और एरिया A था। जो सेकंड कंडीशन उसमें हमको लेंथ पता नहीं है और एरिया को 4 टाइम्स कर दिया गया है, इसीलिए 4a ले लिए। A और A कैंसिल हो गया, L2 का वैल्यू आ गया L/4। अब जो पहला रेजिस्टेंस है R1 इक्वल टू हो जाएगा रो L1/A1, या रो L/A। इनिशियल कंडीशन में L और A ही था तो रो L/A हो गया। अब निकालना है हमको R2। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L का वैल्यू कितना है, L/4, तो L/4 ले लिए। एरिया का वैल्यू है 4a तो 4a। अब देखिए R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो
4 × 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/16 हो गया, और इधर लिख लेते हैं रो L/A। देखिए रो L/A किसका वैल्यू है, R1 का, मीन्स हम लोग लिख सकते हैं R2 = 1/16 R1, मीन्स जो नया रेजिस्टेंस है वो पुराने रेजिस्टेंस का 1/16 हो जाएगा।